आज हम केतु की भावगत स्थिति को समझेंगे। जहां पिछली वीडियो में हमने लगन से लेकर छठे भाव तक केतु के फलित को समझा, आज हम इसके आगे की शुरुआत करेंगे और 7वें घर से लेकर 12वें घर तक केतु का अध्ययन करेंगे कि ये केतु कौन कौन से घरों में किस किस प्रकार के फलित दे सकता है। हम शुरुआत करेंगे 7वें घर से। 7वें घर से हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं और वैवाहिक जीवन के लिए ये 7वें घर का केतु किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं माना जाएगा। ये आपके वैवाहिक जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों को खराब करेगा और आपके अंदर एक अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। आपके जीवन साथी के साथ में मतभेद बने रहेंगे और किसी न किसी बात पर जो है आपका तनाव जो है बढ़ता ही चला जाएगा। परंतु 7वें घर में केतु होने के बावजूद हमने बहुत बार देखा है कि वैवाहिक जीवन एक सफल वैवाहिक जीवन में बदल जाता है। अगर हम इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह को देखें तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन साथी का धार्मिक और आध्यात्मिक होना। अगर आपका जीवन साथी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है और आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर के अंदर केतु है, तो मान लीजिए आपके लिए ये बहुत अच्छा है और आपका दोनों का एक बॉन्डिंग है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम करते हुए नजर आएंगे और आपका जीवन एक सफल वैवाहिक जीवन कहलाएगा। इसके साथ ही जो 7वां घर होता है वो आपके व्यवसाय के लिए भी होता है और 7वें घर का केतु व्यवसाय के अंदर व्यक्ति को तकलीफें देता है। बार बार जो है व्यक्ति अपना व्यवसाय बदलने के बारे में सोचता है। किसी व्यवसाय में उसका लंबे समय तक टिककर काम करना लगभग जो है नामुमकिन सा ही होता है। वो उसके अंदर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा पाता और व्यवसाय के साथ में व्यक्ति जो है विमुक्त होते चले जाता है। 7वें घर का केतु आपके कस्टमर के लिहाज से भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कस्टमर जो है हम 7वें घर से देखते हैं और अगर आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर में केतु बैठा हुआ है तो आपका व्यवहार इस प्रकार का रहा है कि भाई जो है सो है, हम बदलने वाले नहीं हैं। हमारा स्वभाव कुछ इसी प्रकार का है, हम इसी तरह से बिहेव करेंगे। आपको अगर हमारे साथ में रहना है तो रहिए, हमारे साथ में कोई डील करना है तो कीजिए, वरना ठीक है। तो ये जो रवैया है ये बिज़नेस के लिहाज से ठीक नहीं होता, एक कस्टमर के लिहाज से ठीक नहीं होता और कस्टमर के साथ में संबंधों को बिगाड़ता है। तो ये 7वां घर का केतु इस लिहाज से भी हम नेगेटिव ही मानेंगे। अगर बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर कोई पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के साथ में संबंधों को भी जो है ये केतु खराब करता है। आपका बिजनेस पार्टनर जो है आपसे अलग होगा, इस बात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम 7वें घर की बात करें तो ये चौथे घर से चौथा स्थान होता है, यानी कि आपके माँ के सुख संसाधनों को देखने के लिए एक प्रमुख घर। और इस स्थान पर केतु यदि आपको बैठे हुए दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी माँ को सुख प्राप्ति के अंदर काफ़ी दिक्कतें आएंगी या आपकी माँ के सुखों का ये ह्रास करेगा, ये 7वें घर में बैठा हुआ केतु। और अगर हम पिता की बात करें तो 9वें घर से ये 11वां बनता है, यानी कि आपके पिता की इच्छाएं पहली बात तो बहुत कम रहेंगी और जो भी इच्छाएं रहेंगी उन्हें पूरी पूरी जो है करने का मौका मिलेगा। ये यहाँ पर 7वें घर का केतु बताता है। अब हम बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में बैठे हुए केतु की प्लेसमेंट को हम बहुत अच्छा मानेंगे, क्योंकि 8वें घर से हम सभी प्रकार की समस्याओं को देखते हैं, दुख और पीड़ाओं को देखते हैं। और जब हम 8वें घर के अंदर केतु को देखते हैं तो ये केतु आपकी सभी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का काम करता है। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 8वें घर में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति जितनी भी समस्या है आने दो, उन्हें लेट को करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ 8वें घर के केतु से हम ज्योतिष को देखते हैं और अगर आपका ये केतु है तो आपको ज्योतिष के अंदर काफ़ी रुचि प्रदान करेगा और इतनी रुचि प्रदान करेगा कि आप इसकी गहराई में जाकर रिसर्च करेंगे और इसकी बारीक से बारीक विषयों को पर पकड़ बनाते हुए नजर आएंगे। ये केतु आपको एक सफल
और एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है। 8वें घर का केतु धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति देता है। उसकी गहराई में जाकर विषयों को समझता है और अपना नाम और इज्जत दुनिया के सामने बनाता है। 8वें घर की अगर हम बात करें तो इससे हम इन लॉज को भी देखते हैं, और इन लॉज की बात आती है तो इनसे संबंध भी खराब होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ये केतु आपके इन लॉज के साथ संबंधों को सुधरने नहीं देता। अगर आप जीवन साथी की बात करते हैं तो आपके जीवन साथी का ये दूसरा घर बनता है, यानी कि उसका परिवार, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति। तो ये 8वें घर का केतु उसके परिवार के साथ संबंधों को तो बिगाड़ता ही बिगाड़ता है, साथ ही साथ उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को भी जो है ये बिगाड़ने का काम करता है। 8वां घर चौथे घर से 5वां होता है, यानी कि आपकी माँ की शिक्षा के लिए ये घर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ 8वें घर का केतु है तो आपकी माँ की धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर प्रगति होते हुए नज़र आती है। उनकी इन विषयों के अंदर काफ़ी रुचि होती है और शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर आपकी माँ का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर हम 5वें घर की बात करें, जिससे कि हम संतान को देखते हैं, तो 8वां घर उससे जो है चौथा बनता है, यानी कि सभी प्रकार के सुख संसाधन आपकी संतान की दृष्टि से। तो 8वें घर का केतु आपके संतान के सुखों का नाश करता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो 8वां घर का केतु है, ये आपके पिता की दृष्टि से 12वां घर बनता है, जो कि हानि और लॉसेस को दर्शाता है। 8वें घर का केतु आपको धर्म और अध्यात्म के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की रुचि प्रदान करता है, गूढ़ और रहस्यमयी विषयों को जानने की रुचि प्रदान करता है। ये आपके जीवन में अचानक ही होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, लाभ या हानि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप 8वें घर को समझ सकते हैं केतु की दृष्टि से। अब 9वें घर में हम केतु की प्लेसमेंट को समझेंगे। 9वें घर में केतु को हम बहुत अच्छा मानेंगे, क्योंकि 9वें घर में बृहस्पति की राशि आती है और बृहस्पति को धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। अगर हम केतु की बात करें तो केतु के भी कारकत्व कुछ इसी प्रकार के होते हैं। केतु भी धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि केतु के कारकत्व को यहाँ पर फलने फूलने के लिए भरपूर अवसर मिलते हैं और व्यक्ति इस सेक्टर के अंदर काफ़ी नाम और इज्जत को कमाता है। अगर हम भाग्य की बात करें तो 9वें घर से हम भाग्य को देखते हैं। भाग्य यानी व्यक्ति को मिलने वाले अवसर। तो 9वें घर में अगर केतु है और बृहस्पति की राशि में है, तो इसका मतलब आपको इस सेक्टर के अंदर काफ़ी अवसर मिलेंगे, भरपूर अवसर मिलेंगे और अवसरों का लाभ उठाते हुए आप इस सेक्टर के अंदर प्रगति करेंगे। 9वें घर के अंदर बृहस्पति की राशि आती है और बृहस्पति को कंसल्टेंसी का कारक ग्रह माना जाता है, यानी कि सलाहकारी। और केतु का संबंध ज्योतिष से होता है। अगर आप ज्योतिष के सेक्टर में हैं और कंसल्टेंसी देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कंसल्टेंसी प्रभावी रहने वाली है, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे और भरपूर बोलेंगे, और जो भी बोलेंगे उसके अंदर आपकी नीयत साफ होगी, देने की प्रवृत्ति रहेगी। तो इस कारण से यहाँ पर 9वें घर का केतु ज्योतिष के सेक्टर में, कंसल्टेंसी के सेक्टर में आपको विशेष इज्जत और शोहरत दिलाते हुए नजर आएगा। 9वें घर से हम एंसेस्टर्स को देखते हैं। एंसेस्टर्स यानी कि आपके पूर्वज। तो आपके पूर्वजों ने जो भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों के फल आपको इस जन्म के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। उनकी पुण्याई के फल आपको इस जन्म में मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम 9वें घर के केतु को समझ सकते हैं
10वें घर में केतु की प्लेसमेंट को हम किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि 10वें घर से हम सभी प्रकार के कर्मों को देखते हैं और केतु यहाँ पर व्यक्ति को कर्म से विमुक्त करता है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को पहचान मिलती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है और व्यक्ति को सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है और धन भी जो है इसी कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर केतु व्यक्ति को कर्म से विमुक्त कर देता है, उसका डिटैचमेंट इस कर्म के साथ में हो जाता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता, बार बार अपना काम बदलता रहता है और उसे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। परंतु यदि केतु वाले काम यदि करना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र के अंदर ज़बरदस्त सफलताएं मिलती है। अब केतु वाले काम कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कोई धार्मिक लीडर है या फिर आध्यात्मिक लीडर है, तो उसे ज़बरदस्त सफलताएं मिलेगी। यदि वो किसी ट्रस्ट को चलाता है तो उसे सफलताएं बहुत अच्छी मिलेंगी। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक या अध्यात्म से जुड़े हुए कोई प्रवचन देता है, इस प्रकार का काम करने वालों को भी ज़बरदस्त सफलताएं मिलती है। व्यक्ति यदि किसी भजन कीर्तन से जुड़ा हुआ कोई काम करता है या फिर कोई धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए कामों की स्पॉन्सरशिप करता है, इस प्रकार के किसी कार्यक्रम को अरेंज करता है, तो उनके अंदर इसको बड़ी ज़बरदस्त प्रसिद्धि मिलती है। यदि योग से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम चलाता है तो उसको सफलताएं मिलती है। अगर वो कोई बहुत अच्छा ज्योतिषी है और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है तो उसको बहुत ज़बरदस्त सफलताएं मिलेंगी। यदि किसी रिसर्च से जुड़ा हुआ है तो उसे सफलताएं मिलेंगी। कहने का मतलब है केतु से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि करता है तो उस व्यक्ति को अपने अपने सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त सफलताएं मिलेगी। ये केतु 10वें घर का केतु उसे शिखर तक पहुंचाएगा। तो 10वें घर में यदि किसी का केतु हो और उसे कार्य क्षेत्र के अंदर असफलताएं मिल रही हो, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा हो, वो अपने काम से डिटेच होते चले जा रहा हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं कि वो केतु से जुड़कर काम करे। यदि ऐसा करता है तो कोई वजह नहीं रह जाती कि आदमी असफल हो जाए। उसे जीवन में सफलताएं मिलती है और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है और उसका नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है फैलता है। तो ये था 10वें घर के केतु का एक विश्लेषण। कुंडली का 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव होता है। इस भाव से हम सभी प्रकार की इच्छाओं को देखते हैं, अभिलाषाओं को देखते हैं, महत्वाकांक्षाओं को देखते हैं। अगर हम केतु की बात करें तो केतु को इस काम त्रिकोण से किसी प्रकार से कोई मतलब नहीं होता। केतु डिटैचमेंट देता है, केतु मुक्ति का भाव देता है। तो यहाँ पर 11वें भाव के अंदर आपकी कुंडली में केतु बैठा हुआ है, तो ये आपको अपनी इच्छाओं से मुक्ति दिलाएगा, अभिलाषाओं से मुक्ति दिलाएगा, महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति दिलाएगा। व्यक्ति की बहुत कम इच्छाएं होंगी और जो भी इच्छाएं होंगी वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आएगी और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 11वें भाव में केतु वाला व्यक्ति संतुष्ट नजर आएगा, आत्मसंतुष्ट। 11वें भाव की अगर हम बात करें तो ये चौथे भाव से 8वां होता है और 8वां भाव यानी कि पीड़ा का भाव। तो चौथे भाव से हम माँ को देखते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर 11वें भाव में केतु होगा उसकी माँ की पीड़ाएं कम होंगी, वो पीड़ा मुक्त होंगी। ठीक इसी तरह से 5वें घर से हम संतान को देखते हैं तो 5वें घर से 11वां घर 7वां होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी संतान है उसको वैवाहिक जीवन में तकलीफें देगा ये केतु।
तो इस प्रकार से हम 11वें घर के केतु का आकलन कर सकते हैं। 12वें घर में केतु की प्लेसमेंट को हम सबसे अच्छी प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर केतु सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है और केतु भी मोक्ष त्रिकोण का ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाएगी। केतु के कारकत्व यहाँ पर फलने फूलने लगते हैं। केतु को मनचाही प्लेसमेंट यहाँ मिलती है, तो यहाँ पर केतु अपने आप को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने पेंडिंग कर्मों को पूरा करते हुए नजर आता है। व्यक्ति ऋण मुक्त होने की कोशिश करता है। व्यक्ति जमकर चैरिटी करता है, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों को करते हुए नजर आता है। कहते हैं कि इस भाव में केतु को अगर जल तत्व की राशि मिल जाए तो ये केतु और भी ज़्यादा अच्छे नतीजे देता है। यहाँ पर व्यक्ति किसी भी प्रकार के ऋण चढ़ाने के मूड में नहीं होता। अगर किसी का कोई भी ऋण है तो वो तुरंत जो है उसको चुकाने की कोशिश करता है। तो ये था केतु की प्लेसमेंट को लेकर एक विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो लगातार अपलोड होते रहते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आज के इस विषय को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक इजाज़त। थैंक यू।